द फियर ऑफ अननोन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का जो डर था या जो डर रहा हमारे मन में, और जिसने ये पिछले 3 और 4 महीना से हम जिस दौर से गुजरे हैं, वो डर कितना सही था या कितना गलत था, वो जब मैं आज यहाँ पर उपस्थिति देखता हूँ तो मुझे नितिन जी ने कहा कि दिनेश भाई उपस्थिति इसलिए कम है क्योंकि 85% इंडस्ट्री तो ऑलरेडी एक्सरसाइज से बाहर हो गई है। ये डर हम लोगों ने खुद अपने आप पैदा किया था। ऐसा नहीं है, जब एक कोई नई चीज़ हमारे ऊपर आती है या कोई नया एक्ट आता है या कोई नया लॉ आता है तो उसके कॉम्प्लायंस इश्यूज नहीं होते हैं, लेकिन कुछ डर हम अपने आप अपने ऊपर बना लेते हैं। ये डर उस जैसा था कि एक आदमी इसलिए ब्लड प्रेशर चेक नहीं करता है कि अगर मुझे ब्लड प्रेशर आ जाएगा तो इलाज करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं करना चाहता है कि वो बीमारी आ गई तो फिर क्या करूँगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। दोस्तों, ये डर हम लोगों ने बनाया था, और मैं समझता हूँ कि इस HLC रिपोर्ट के बाद जो सरकार की प्रेस रिलीज आई है उसने करीब करीब एक तरह से एक संतोष का माहौल इस इंडस्ट्री में पैदा किया है, और लोगों को लगा है कि इस एक्सरसाइज का जो डर हम लोगों ने अपने आप अपने ऊपर ओढ़ा था वो उतना बड़ा डर नहीं था जितना हम लोगों ने उससे बना दिया था। कुछ हद तक निश्चित रूप से इसमें जो इंडस्ट्री का साथ रहा, इंडस्ट्री का सहयोग रहा, इंडस्ट्री ने जिस तरह से इसको फाइट किया उसका भी ये रिजल्ट है। और ये भी रिजल्ट है हाई लेवल कमेटी में जो हमारे ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव गए और उन्होंने जिस तरह से उस रिपोर्ट को बनवाया, पूरी की पूरी रिपोर्ट यूनानिमस तरीके से बनाई गई। कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कहीं भी कोई डिसेंट नोट नहीं है। उस कमेटी में क्या लोग थे, क्या उसमें रिकमेंडेशन आए और किस तरह से इंडस्ट्री बाहर हुई, इसके पहले भी कई सेमिनार हुए, हम लोगों ने सुने हैं, और उसमें और अब में क्या परिवर्तन हुआ है और वो हमारे बिजनेस को किस तरह फ़र्क करेगा, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो ये फियर ऑफ अननोन जो एक्सरसाइज जिसकी हम बात आज करने वाले हैं कि वो किस तरह से एक फियर था और उसकी हकीकत अब क्या है, वो हम जरा समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूँ। हम लोग एक चीज़ के लिए बारे में बहुत डरते हैं, चेंज क्यों करना है। हम लोगों ने जिस तरह से धंधा किया उस तरह से धंधा करना है क्या, तो क्या हमारा धंधा करने का तरीका सही था क्या। पर कभी आपने सोचा है कि परिवर्तन कितना हो रहा है। हमारी पहले की जो सोच थी और आज जिस तरह से व्यापार हो रहा है उसमें कितना परिवर्तन हुआ, आपने कभी सोचा है। पहले मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि अपनी एक छोटी सी घर की दुकान होनी चाहिए, उसके अंदर अपना छोटा सा धंधा होना चाहिए, अपने पास कुछ पैसे है तो इन्वेस्टमेंट होने चाहिए ताकि अपने को एक फिक्स इनकम बने। ये एक सोच थी। और आज की सोच आप देख लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी की कंपनी ओला और उबर आप देख लीजिए, तो उनकी खुद उस कंपनी की खुद की एक भी कार नहीं है और वो करोड़ों का बिजनेस करती है, यानी उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट 0 है। ये बिजनेस किस तरह से बदल गया है वो मैं आपको बताता हूँ। जो सोच हम जिस बिजनेसेस की अब बात करते हैं, हाउसकीपिंग का बिजनेस कितना बड़ा हो गया आप देख लीजिए। जिस तरह से बिल्डिंगें बन रही है, उनकी सफाई के कॉन्ट्रैक्ट का जितना खर्चा हो रहा है उतना हमारा व्यापार का बिजनेस का साइज नहीं है। तो हम लोग क्यों डर रहे हैं चेंज होने के लिए, वो नहीं समझ में आ रहा। जो लोग चेंज हुए हैं उनको क्या फल मिला है वो हमको समझने की जरूरत है। ये बहुत हम लोग बहुत बार ये बात करते हैं कि नहीं यार ये क्या समझाएगा। मैं जब लकी लक्ष्मी 2005 में हम लोग करते थे तो हम सब जगह रोड शो करते थे, तो हमको लोग ये बताते थे कि आप हमको क्या बताते हो, हमको आप सिखाओगे यार, 50 साल हो गए, 100 साल हो गए धंधा करते करते। लेकिन आप अगर इस बिजनेस को देखें तो आज जो टॉप 5 ज्वेलर्स हैं वो आज से 15 साल पहले कहीं भी नहीं थे इस इंडस्ट्री में, और जो 15 साल पहले जो टॉप 5 ज्वेलर थे वो आज कहीं भी नहीं है। ये चेंज है। तो हम इसमें क्यों डरते हैं अपने आप को चेंज करने के लिए, ये हमको सोचने की जरूरत है। जो एक
छोटी सी स्लाइड आपके सामने है, देख लीजिए कि समटाइम्स द थिंग्स वी कांट चेंज एंड अप चेंजिंग अस। कई बार जब हम खुद को नहीं बदलते हैं ना, तो चीज़ें हमको बदल देती हैं। और आप अगर बिजनेस का सिनारियो अगर देखना चाहें, तो जो लोग समय के साथ नहीं बदले हैं, समय ने उनको ऐसा बदल दिया है कि वो आज कहीं भी नहीं है। एक समय था, हम जब नोकिया फ़ोन देखते थे, नोकिया की गैलरी में जाते थे तो सर्विस देता नहीं था, बहुत अहंकार में रुबाब से बात करता था। आज वो नोकिया कहीं नहीं है। सैमसंग उसमें छोटा प्लेयर था, समय के साथ सैमसंग ने खुद को बदला, आज वो बड़ा प्लेयर हो गया। हर क्राइसिस जो होती है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आती है। आज स्मार्टफोन ने फोन का बिजनेस, फोटोग्राफी का बिजनेस कम कर दिया, ऐसा आपको लगता है, लेकिन आंकड़े कुछ अलग बताते हैं। फोटोग्राफी का बिजनेस पिछले 10 साल में जितना तेजी से बढ़ा है, उतना पहले नहीं था। क्यों? कि पहले आप ऑटोमेटिक कैमरा लेते थे, वो कैमरा फोटोग्राफ फोन में आ गया। फोन में आने के बाद आपकी रुचि फोटोग्राफी में बढ़ गई, कैमरा ने उसको अपना एक एडवांटेज बना लिया, और बड़े बड़े कैमरे, SLR कैमरे जो आज लाख लाख, 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए के कैमरे आप लोगों के घरों में आ गए, जो आज से 10 साल पहले आप सोचते नहीं थे। तो हर क्राइसिस आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है। अगर हम लोग बात करते हैं, जब हमारे यहाँ पे हॉलमार्किंग आई, तो हम लोगों को लगा कि ये हॉलमार्किंग हमारे बिजनेस खत्म कर देगी। हम लोगों ने उसका भी बहुत किया था, बहुत विरोध किया था, बहुत फियर किया था। लेकिन जिन जिन व्यापारियों ने अपने बिजनेस को हॉलमार्किंग के अंदर डाल दिया, आज उन लोगों को देख लीजिए, आज हर आदमी अपनी दुकान को 100% हॉलमार्किंग स्टोर बनाने के लिए जुड़ा हुआ है। जो पहले वो कहता था कि नहीं, क्यों? क्योंकि वो परिवर्तन ने उसको एक ग्रोथ दिया है, उसकी बॉटम लाइन को बढ़ा दिया है, उसके सेल्स को बढ़ा दिया है, और वो एक सिस्टम के अंदर आ गया है, जिस सिस्टम के कारण से खुद को एक नई दिशा में लेके जा रहा है। और ये सिस्टम के कारण से आप देख लीजिए, पिछले 15 साल के बाद पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे तो नए ज्वेलर्स आए थे, और इन पिछले 5 सालों में जो हमारे फैमिली ज्वेलर्स थे, वो जिस तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आप इंडिया में बॉम्बे में देख लें, वामनहरी पेठे देख लीजिए, ईस्ट में आप PC चंद्रा को देख लीजिए, ये सब फैमिली ज्वेलर्स से आज वो वापस उतनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समय के साथ खुद को डाल दिया है, और आज कस्टमर क्वालिटी के ऊपर पैसा देने को तैयार है। आपका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको बताता हूँ, एयरलाइंस में जेट एयरवेज, इंडिगो और एयर इंडिया, ये 3 एयरलाइंस है। जेट एयरवेज और इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस तो 25 किलो सामान आपको अलाउ करती है, खाना भी देती है। जेट एयरवेज भी खाना देती है। इंडिगो न खाना देती है, न सामान भी बहुत कम अलाउ करती है, और हर चीज़ के पैसा लेती है। लेकिन अगर आप टिकट देखने जाएंगे तो उसकी टिकट जेट एयरवेज और एयर इंडिया से भी ज़्यादा होती है, उसकी फ्लाइट ज़्यादा जाती है। क्यों? कि उसने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने जो कहा वो उन्होंने किया। उनकी ऑन टाइम परफॉर्मेंस देख लीजिए, उनकी नीटनेस देख लीजिए, उनकी सर्विसेज देख लीजिए। तो ये समय है, अगर समय के साथ हमने खुद को नहीं बदला तो समय हमको बदल देगा, और फिर हम एक उस अंधेरी सुरंग के उस चोर में पहुंच जाएंगे जहाँ से हमको आगे कोई दिशा नहीं दिखेगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हाई लेवल कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी है और उसका क्या आउटकम आया है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने आए हैं। और जो हमारी पूरी इंडस्ट्री को जो एक प्रभावित करता है, उसके निर्णय, उसके पॉजिटिव भी है, उस पर प्रोज भी है, उसके कॉन्स भी है, वो क्या है वो हम उस पर डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं इस हाई लेवल कमेटी को मेंबर जो भी हैं उनको बहुत दिल से, पूरी इंडस्ट्री की तरफ से, आप सभी की तरफ से उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इंडस्ट्री के फेवर में इतनी बढ़िया रिपोर्ट दी है। जो चीज़ें हम उम्मीद नहीं करते थे, हमको जिनकी कल्पना नहीं थी कि ये चीज़ें हमारी इंडस्ट्री के लिए हो सकती है और सरकार के द्वारा हो सकती है, वो इन लोगों की मेहनत है। डॉक्टर अशोक लाहिरी जो चेयरमैन थे, मिस्टर गौतम रे रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, बहुत सी हाई लेवल कमेटी के अंदर मेंबर है आज भी, मिस्टर आलोक शुक्ला जॉइंट सेक्रेटरी CBEC, मिस्टर मनोज द्विवेदी सेक्रेटरी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिस्टर रोहन शाह इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव from the ELP, and he
did the fantastic drafting in this high level committee, and our Mr. Ashok Minawala, we are proud to be a colleague of Mr. Ashok Minawala, such an intelligent person जिन्होंने इस इंडस्ट्री की ड्राफ्टिंग के अंदर सबसे मेजर रोल प्ले किया है। फिर मिस्टर फतेह चंद रांका एंड मिस्टर कुणाल दोषी, इन सभी को बहुत बहुत बधाई इस बेहतरीन हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट को, और वो भी यूनानिमस तरीके से, यानी सबकी सहमति से जो उन्होंने पेश किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। एट द फोरफ्रंट मैं वापस आता हूँ कि एक्सरसाइज है क्या। एक छोटी सी, आपको सबको पता है 2005 और 2012 में ये एक्सरसाइज आई थी। जीजेएफ का जन्म भी इस एक्सरसाइज के लिए हुआ था, और 2005 और 2012 में हम सफल हुए थे इस एक्सरसाइज को कि हमारी इंडस्ट्री पे नहीं लगे। जब 29 फरवरी को जब ये एक्सरसाइज वापस लगी तो हम लोग सब एक शॉक थे कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों ये सरकार हमारे पीछे पड़ी हुई है और हम ये वापस ये एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा सोचना था। इंडस्ट्री अगर देखने जाए तो एट अ होल पूरी की पूरी इंडस्ट्री, जिसे हम दुनिया कहती है अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कितनी भी अनऑर्गेनाइज्ड है लेकिन ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। और जिस ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने स्ट्राइक की है हर गांव में, हर गली में, और ये स्ट्राइक भी नहीं है, एक तरह से ऐसा प्रोटेस्ट था, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था। हर आदमी ने, हर एसोसिएशन ने, हर संस्था ने, हर ज्वेलर्स ने अपना अपना रोल अदा किया। कोई गरम रोल होगा, किसी का नरम रोल होगा। हम लोग बहुत से चर्चा करते हैं, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, लेकिन दोस्तों एक बात समझना चाहिए, दो बर्तन जब फंस जाते हैं तो उसको बाहर निकालने का भी तरीका यही है कि आप अंदर ठंडा पानी डालिए और बाहर उसको गर्म पानी में रख दीजिए, तभी वो चीज़ें बाहर निकलती है। तो ये पूरा का पूरा जो सभी का जो एक व्यवहार रहा है, पूरी इंडस्ट्री का, हर एसोसिएशन का, हर मेंबर का, उसी के कारण से आज हम इस स्थिति में है कि हमारे 85% ज्वेलर इस एक्साइज नेट से बाहर है, और जो इस एक्साइज नेट में है उनके समझ इतना लिबरलाइजेशन हो गया है जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकते थे। एसोसिएशंस ने भी बहुत सपोर्ट पूरा हमको दिया है, और बेसिकली इसका मूल कारण ये था कि फंडामेंटल्स हमारे राइट थे। ये जब 29 फरवरी को जब ये एक्साइज हम पे लगी तो निश्चित रूप से इसके दो कारण ऐसे थे। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग का क्लियरेंस जो था फैक्ट्री, और जो इसका वैल्यूएशन, और जो इस बिजनेस का जिस तरह का हमारा तरीका था, जिस तरह से हम इस बिजनेस को करते हैं, हमारे छोटे छोटे कारीगर होते हैं, ये किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में ये संभव नहीं था कि इस इंडस्ट्री पे ये एक्साइज लगाई जा सके और इसको आगे लेके जा सके। लेकिन उसके बाद जो कुछ परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन एक इतिहास का अब हिस्सा हो गया है, क्योंकि हम कहते हैं कि हम अनऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थे, तो हमारे जो अपने रीज़न थे इस प्रोटेस्ट के, वो बहुत वैलिड रीज़न थे और उनको सरकार ने एक्नॉलेज भी किया है। 19 मार्च की जो हमारी मीटिंग हुई, 29 फरवरी और 19 मार्च, 29 फरवरी तक हम ये मानते थे कि इस इंडस्ट्री पे एक्साइज लग नहीं सकती है। 19 मार्च की जो हमारी मीटिंग हुई और 21 मार्च को जो उसका पहला नोटिफिकेशन निकला, उसने कुछ हद तक हमारी बहुत सी जो कमियां थी, जो हमारी तकलीफ़ें थी, उनको एड्रेस कर लिया था, और ये पॉसिबिलिटी बढ़ा दी थी कि इंडस्ट्री पे एक्साइज आ सकती है। और जो सबसे बड़ा स्टेप जो हुआ वो एक हाई लेवल कमेटी, और जिसको बनाया गया, पूरा एक मंथ का उनका डिस्कशन हुआ। पूरे दिन सवेरे से शाम तक लगाकर उन्होंने पूरी इंडस्ट्री के हर एसोसिएशंस को सुना, उनके हर एक एक मुद्दे पर उन्होंने चर्चा की, और उसके बाद जो मैराथन डिस्कशन चला और उसके बाद जो रिपोर्ट हुई, उसमें मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री की बहुत सी समस्याओं को बहुत एक अच्छे तरीके से, जिसे लीगल तरीके से प्रेजेंट किया जाना चाहिए था, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव ने प्रेजेंट किया, और उस रिपोर्ट के अंदर हमने जो बनाया वो हमारा एक आउटकम है, जिसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी एक्चुअली है क्या, सभी आपको पता है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें वापस इसलिए आना कि जब हम बात करेंगे आउटकम की तो ये सब चीज़ें हमारे लिए काम में आएगी। एक्साइज ड्यूटी एक टैक्स है जो भारत में जो चीज़ें बनती है, हमारे देश में जो चीज़ें बनती है, उसके ऊपर ये एक्साइज लगती है।
ये एक्साइज प्रोडक्शन पे भी लग सकती है और सेल ऑफ गुड्स पे भी लग सकती है, ये एक्ट कहता है। एंड दिस एक्ट इज नाउ नोन एज सेनवेट, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। एक्साइज और कस्टम ड्यूटी को हम लोग कभी कभी मिक्स कर देते हैं, लेकिन कस्टम ड्यूटी जो है वो जो भी गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं उस पर लगती है, और एक्साइज जो है वो एक डोमेस्टिक टैक्स है, ये हमको समझना चाहिए। और कस्टम जो है वो एक क्रॉस बॉर्डर टैक्स है, जो बाहर से कोई भी चीज़ें आती है उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। और एक्साइज के ऊपर एक इनडायरेक्ट टैक्स है, आप उसको अपने कस्टमर से ले सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ाकर भी ले सकते हैं, और अगर आप फर्स्ट सेलर है तो आप बिल में लिख के भी ले सकते हैं। तो ये एक अपेक्षा की जाती है कि आप एक्साइज का जो बर्डन है वो अपने कंज्यूमर पर डाल सकते हैं। अब मैं कुछ डेफिनेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि इस जब ज्वेलरी पे एक्साइज लगाई गई तो उसके जो बेसिक एक्साइज के फंडामेंटल्स थे उसको इन्होंने चेंज किया है। ये जो जॉब वर्कर और प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर्स, ये तीन हमारी डेफिनेशन है जो हमको समझने की जरूरत है। जॉब वर्क मीन्स प्रोसेसिंग और वर्किंग अपॉन of a raw material or semi-finished goods supplied to the job worker so as to complete a part or whole of the process resulting in the manufacturing or finishing of articles of jewelry falling under heading 7113 of the first schedule of the Central Excise Tariff Act। जॉब वर्क का डेफिनेशन बहुत क्लियर है कि हम जो उसको माल मिलेगा रॉ मटेरियल पे जो बनाता है वो जॉब वर्कर है। जॉब वर्कर जो है, जॉब वर्क अलग हो गया, जॉब वर्कर है मीन्स अ पर्सन इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर। नाउ हियर द वर्ड प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर, यानी जॉब वर्कर जिसको प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर कुछ बनाने के लिए देता है वो जॉब वर्कर है। From any input or goods supplied by the principal manufacturers so as to complete a part of whole of the process resulting ultimately in manufacturing of articles of jewelry falling under heading 7113 of the first schedule of the Central Excise Tariff Act 1985. But the bottom line is no excise duty on job worker, on karigar for any amount of manufacturing done as long as no sales taken place। Now here अगर एक जॉब वर्कर 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ का भी माल अगर वो अपनी फैक्ट्री में बनाता है तो वो इस एक्साइज के नेट में नहीं आता है। ये डेफिनेशन बहुत क्लियर है, क्योंकि जॉब वर्कर प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर नहीं है। जो जॉब वर्क करता है वो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर की कैटेगरी में नहीं आता है। नाउ प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर की जो डेफिनेशन है, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ज्वेलरी मीन्स एवरी पर्सन हु गेट्स आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड ऑन हर बिहाफ ऑन जॉब वर्क बेसिस एंड कॉजेज द फर्स्ट सेल ऑफ सच ज्वेलरी। ये प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। बहुत जगह पे प्रोडक्ट जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पे जाता है। एक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में अलग व्यवस्था है, उसी तरह की गारमेंट में अलग व्यवस्था है। हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी यही प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर की जो सोना कारीगर को बनाने को देता है उसको प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर बनाया गया है, और उसके फर्स्ट सेल के ऊपर यानी उसका जो फर्स्ट सेल इनवॉइस है उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी ली जाएगी। इस तरह का ये प्रावधान किया गया है। पर प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर नॉट एप्लीकेबल टू एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट और सिप्स। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोई यूनिट है या सिप्स के अंदर है, और एनी पर्सन हु गिव्स हिज और हर गोल्ड, प्री ओन्ड गोल्ड ऑर्नामेंट और ज्वेलरी फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग रीमेड और रिकंडीशन्ड। नाउ यहाँ पे जो ये कवर किया गया, जो क्लेरिफिकेशन दिया है वो ये है कि अगर आपका कोई कस्टमर है जो उसका खुद का सोना है और वो अगर प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर को देकर भी बनाता है तो वह भी प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर की कैटेगरी में 3 लोगों को उन्होंने निकाल दिया, एक्सपोर्ट ओरिएंटल यूनिट, सिप्स
और जो कस्टमर जिनका खुद का सोना जो रिकंडीशन देने के लिए देते हैं वो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर्स की लिमिट में नहीं आते हैं. So the principal manufacturer shall, for the purpose of the act and rules made thereunder, be regarded as the manufacturer of the jewelry and will be the solely responsible for payment of excise duty and other procedural compliances. So now the only principal manufacturers is responsible for paying the duty and doing the procedural compliances. No job worker, no other person, none of your customers is responsible to do the same thing.